हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे GKPYQ पार्ट 1 का लेक्चर 19। स्टार्ट करते हैं। ये है लेक्चर 18 के क्वेश्चंस ऑफ द डे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन वॉज ए कोर्ट पोइट ऑफ। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन है अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार, बिंबिसार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, कोर्ट पोइट। ठीक है। द कोरिलिस फोर्स इज कॉज्ड बाय। जो कोरिलिस फोर्स है वो किसकी वजह से होता है? विंड, टाइडल वेव, सनलाइट, अर्थ रोटेशन। तो ये किसकी वजह से होता है? जो कोरिलिस फोर्स है वो होता है अर्थ के रोटेशन, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। ओके, नेक्स्ट ये है लेक्चर 19 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करवाना है। और कॉलम ए में क्या है? टाइप ऑफ एल्गी। और जो कॉलम बी है उसका है एल्गी का प्रॉपर नेम जो है। तो इसमें देखें, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, रेड एल्गी, लाल शैवाल, ग्रीन एल्गी, हरा शैवाल, ब्राउन एल्गी, भूरा शैवाल। तो इसमें अगर हम देखें तो रेड का पता होना चाहिए, रेड से होगा रोडोफाइट। ठीक है, तो इसका बी का हो जाएगा थर्ड। बी का थर्ड हो गया। फिर जो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी को क्लोराफाइटा भी कहते हैं, पर यहाँ पे क्या है? क्लेमाइडोमोनास। तो ग्रीन एल्गी का हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। तो बी में हो जाएगा, बी में थर्ड, बी में थर्ड, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, ए में, सी में सेकंड, दोनों में है। तो ये होगा फिर ब्लू ग्रीन एल्गी जो है। ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ए में हो जाएगा फोर्थ। तो ए में इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड। और जो ब्राउन एल्गी है इसको क्या कहेंगे? सरगासम। जो सरगासम है ये क्या होता है? एक सीवीड्स होते हैं, और जो सीवीड्स है वो किस में आते हैं? ब्राउन एल्गी में आते हैं। ओके, ब्राउन एल्गी का नाम उसको अगर देखें तो इसको क्या कहते हैं? पेयोफाइटा कहते हैं, पेयोफाइटा। ओके, और जो ग्रीन एल्गे है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ग्रीन एल्गे को और क्या कहते हैं? क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा। अगर एल्गी के बारे में देखें तो एल्गी क्या है? ये कौन से किंगडम में है? ये आता है प्रोटिस्टा किंगडम में। ओके, प्रोटिस्टा किंगडम में। और ये क्या परफॉर्म करता है? ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। और ये यूकैरियोटिक सेल से बना होता है। ओके, यूकैरियोटिक, एक सेकेंड, यूकैरियोटिक सेल से बना होता है। इसमें अगर एल्गीज जो है हमने कौन कौन सी देखी? ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी। इसके अलावा अगर और देखें तो एक होता है फायर एल्गी, फायर एल्गी, जिसको क्या कहते हैं? पायरोफाइटा, पायरोफाइटा। इसके अलावा और होगी येलो ग्रीन एल्गी। जो येलो ग्रीन एल्गी है उसको क्या कहेंगे? जेंथोफाइटा, जेंथोफाइटा। और इसके अलावा अगर और देखें तो है गोल्डन ब्राउन एल्गी, गोल्डन ब्राउन एल्गी। गोल्डन ब्राउन एल्गी को क्या कहेंगे? क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा। ठीक है, ये हो गए। फायर एल्गी को कहते हैं पायरोफाइटा, येलो ग्रीन एल्गी को कहते हैं जेंथोफाइटा, गोल्डन ब्राउन एल्गी को क्राइसोफाइटा। तो इनके साथ में ये भी याद रखना है, जैसे अगर ऑप्शंस में इनकी जगह अगर ये दे दे तो इनको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन डेविस कप 2023 टाइटल। जो डेविस कप है वो कौन से स्पोर्ट्स का है? वो है टेनिस का। तो जो हाल ही में किस देश ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? कनाडा, इटली, ऑस्ट्रेलिया, सर्बिया। तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। इटली ने जीता है 2023 का डेविस कप। और जो इसमें रनर अप है वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये कप जीता है। टेनिस के अगर और देखें जो कप है तो इसमें विंबलडन कप, ग्रैंड प्रिक्स, और जो है ग्रैंड स्लैम, ये भी किसके होते हैं? ये भी टेनिस के ही होते हैं। टेनिस में अगर टर्म्स देखें जो इम्पोर्टेंट है उसमें हो जाएगा ड्यूस, एस, बैक हैंड, फोर हैंड, मैच पॉइंट,
स्मैश, टाई ब्रेक एंड फुट फॉल्ट। ये किसकी टर्म है सारी? ये टर्म है टेनिस की। ड्यूस, एस एस ए सी ई, एस, बैक हैंड, फोर हैंड, मैच पॉइंट, स्मैश, टाई ब्रेक, फुट फॉल्ट। तो ये सारी किसकी टर्म है? जो टेनिस की टर्म है सारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द अमेंडमेंट आर मेंशन्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर आर्टिकल 368? जो आर्टिकल है 368, अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान द्वारा कितने प्रकार के संशोधन का उल्लेख किया गया है? तो कितने टाइप के अमेंडमेंट होते हैं? ऑप्शंस में क्या है? 5, 4, 2, 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। 2 टाइप के अमेंडमेंट होते हैं। और इसमें कौन कौन से हैं? पहले तो देखें, आर्टिकल 368 क्या है? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का पार्ट अगर देखें तो वो कौन सा है? पार्ट 20। पार्ट 20 में दिया गया है अमेंडमेंट के बारे में। और जो आर्टिकल 368 में है उसमें कितने टाइप के अमेंडमेंट बताए गए हैं? उसमें बताए गए हैं 2 टाइप के। पहला क्या है? बाय ए सिंपल मेजोरिटी, बाय ए सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। सिंपल मेजोरिटी में क्या है? सिंपल मेजोरिटी में है जो मेंबर्स होते हैं उनके 50%, ठीक है, मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। जो अगर 50% से ज़्यादा हो गए जो प्रेजेंट है और जो वोट कर रहे हैं उनमें, तो वो क्या हो जाएगी? सिंपल मेजोरिटी हो जाएगी। इसके अगर एग्जांपल देखें कौन कौन से होते हैं? अल्ट्रेशन एरिया, मतलब किसी एरिया को उसको अल्टर करना हो, उसको बढ़ाना हो, घटाना हो। और बाउंड्रीज़ के नेम, बाउंड्रीज़, ठीक है, एरिया और बाउंड्री। एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, जो नेम्स है स्टेट के उनके अगर चेंज करना हो तो उसको करने के लिए भी सिंपल मेजोरिटी ही पास करनी होती है। सिंपल मेजोरिटी से ये अमेंडमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा और अगर देखें तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको बनाने के लिए या फिर उसको हटाने के लिए, अबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इसके अलावा और अगर देखें तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, पासिंग ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसमें भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। और जो अब हम ऑर्डिनरी एंड जो मनी बिल्स होते हैं उनको पास करने के लिए भी सिंपल मेजोरिटी ही ज़रूरत पड़ती है। पासिंग ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल्स। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं पर ये मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल बता दिए हैं ताकि ऐसे थोड़ा दिमाग में रहे कि सिंपल मेजोरिटी किस किस में होता है। ओके, नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट क्या होता है? बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, बाय ए स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। और उसके साथ में क्या होता है कि एटलीस्ट आधे जो स्टेट्स हैं उनका अप्रूवल होना चाहिए, along with approval from the कितने होने चाहिए? फ्रॉम एटलीस्ट हाफ ऑफ स्टेट्स। और स्टेट्स का क्या है? बाय ए सिंपल मेजोरिटी। जो इस स्टेट्स का होंगे अप्रूवल वो सिंपल मेजोरिटी से ही अप्रूवल होगा। और स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी का है मेजोरिटी ऑफ, एक सेकेंड, मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ पार्लियामेंट, 2/3 मेंबर्स, जो मेंबर प्रेजेंट हैं उनका कितना होना चाहिए? 2/3 होना चाहिए। ये किसका मतलब है? ये स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है, ठीक है। एंड जो वोटिंग कर रहे हैं उनमें कितना सपोर्ट होना चाहिए? जो 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, जो हाउस की स्ट्रेंथ है उसका 50% होना चाहिए। और जो 2/3 मेंबर किसके होने चाहिए? जो प्रेजेंट है उस टाइम पे, ठीक है। वोटिंग सपोर्टेड
सपोर्टेड बाय 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। जो हाउस की टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? प्रेसिडेंट्स इलेक्शन एंड इट्स मैनर्स, मतलब वो किस टाइप का है और उसमें अगर कोई भी अमेंडमेंट करना है तो हमें स्पेशल मेजोरिटी और उसके साथ साथ जो स्टेट्स है उनके एटलीस्ट 50 जो हाफ स्टेट्स है उनकी अप्रूवल चाहिए। ठीक है। और इसके अंदर अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, डिस्ट्रीब्यूशन करना है लेजिस्लेटिव पावर्स का, तो उसमें भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, और या फिर कोई भी प्रोविज़न है किससे रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से रिलेटेड, प्रोविजंस रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रोविज़न है तो उनको अमेंड करने, उनको चेंज करने के लिए भी स्पेशल मेजोरिटी और हाफ ऑफ स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए। ओके, ये है दो टाइप के अमेंडमेंट, एक है बाय ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट और सेकंड है बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड विथ अप्रूवल फ्रॉम द एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय सिंपल मेजोरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स इज लोकेटेड इन यूपी। जो साइट्स दी हुई है इनमें से, जो पुरातात्विक स्थल है उनमें से कौन सी उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शंस हैं बुर्जहोम, कोलदीवा, चिरांद, ब्रह्मगिरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा कोलदीवा। जो कोलदीवा है वो कहाँ पे है? वो है यूपी में। और इसके अलावा अगर देखें तो बुर्जहोम कहाँ पे है? ये है कश्मीर में। कहाँ पे है? बुर्जहोम है कश्मीर में। चिरांद देखें तो ये है बिहार में। चिरांद किस में है? बिहार। ब्रह्मगिरी देखें तो ये है कर्नाटका। और इसके अलावा अगर देखें जो क्वेश्चंस आते हैं, कोट डीजी पूछा जाता है, तो ये किस में है? पाकिस्तान में है कोट डीजी। मेहरगढ़ पूछा जाता है, तो मेहरगढ़ भी कहाँ पे है? ये भी पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के सिंध एरिया में है। ठीक है, सिंध, और ये मेहरगढ़। इसके अलावा अगर देखें तो इनाम गांव जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है इनाम गांव का। और इसका अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इनाम गांव है ये कौन सी रिवर के पास में है, तो ये है नियर गोद रिवर। ठीक है, गोद रिवर कौन सी रिवर के पास में है? गोद रिवर के पास में है ये जो इनाम गांव है। ओके, अगर यूपी के और देखें अगर आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो है तो उसमें कौन कौन से हैं? सनोली भी कहाँ पे है? ये भी यूपी में है। और इसके अलावा अतरंजी खेरा ये भी यूपी में है। महागारा ये भी यूपी में है। और एक है चौपानी मांडू। यहाँ पे किसके एविडेंस देखने को मिले हैं? यहाँ मिले हैं यूज ऑफ पोइट्री। ठीक है, यूज ऑफ पोट्री के एविडेंस देखने को मिले हैं यहाँ पे। कहाँ? चौपानी मांडू में। और जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो किसने फाउंड किया था? वो देखें अगर ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो किसने फाउंड किया? वो किया था अलेक्जेंडर कनिंगम। और ये कब किया? ये किया था 1861 में। और यही इसके फर्स्ट जो है डायरेक्टर जनरल बने किसके? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है? ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द पॉइंट अंडर लिस्ट 1 विद दोज अंडर लिस्ट सेकेंड में और लिस्ट 1 में क्या क्या दिया गया है? माउंटेन पीक्स एंड देयर हाइट। जो है यहाँ पे हमें लिस्ट 1 में दी हुई है माउंटेन की पीक्स, जो पर्वत की जो चोटियाँ हैं वो दी हुई है और इनकी हाइट दी हुई है सेकंड लिस्ट में। तो इनको हमें मैच करना है। तो हमें पता है कि जो माउंट एवरेस्ट है उसके बाद किसकी है? यहाँ पे K2 की सबसे ज़्यादा हाइट है, तो इसमें कामेत, कंचनजंगा
नंदा देवी K2, ये दी हुई है तो इनमें से सबसे ज़्यादा किसकी होगी K2। तो यहाँ पे देखो K2 इधर सबसे ज़्यादा कौन सी है 8611, तो 8611 किसकी हो जाएगी K2 की हो जाएगी। फोर्थ में है C, ये फोर्थ में C एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है और हमारा आंसर हो जाएगा सही। तो K2 ये किसकी हो गई, ये हो गया 8611। इसके अलावा अगर हम देखें फर्स्ट में क्या होगा कामेत, तो कामेत की होगी कितनी हाइट होगी इसकी 7756, ठीक है, कामेत की 7756 होगी। कंचनजंगा है उसकी हाइट होगी 8586। नंदा देवी है, नंदा देवी की क्या हो जाएगी 7816। ओके, ये है जो भी हिमालयज़ की जो चोटियाँ हैं, हिमालयज़ माउंटेन पीक्स, तो इनकी हम हाइट सबकी देख लेते हैं। ओके, माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है 8848, माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 और ये कहाँ पे है, ये है नेपाल में। कंचनजंगा, कंचनजंगा की हाइट 8598 मीटर है और ये कहाँ पे है, ये इंडिया में है। धौलागिरी, धौलागिरी की है 8172 और ये नेपाल में है। नेपाल में नंगा पर्वत है तो ये कहाँ पे है 8126 और ये इंडिया में है। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा की है 8078 मीटर और ये भी नेपाल में है। नंदा देवी, नंदा देवी 7817 मीटर है और ये इंडिया में है। कामेत 7756 मीटर, ये भी इंडिया में है। नामचा बरवा 7756 मीटर, इनकी दोनों की जो कामेत एंड नामचा बरवा की सेम है और ये दोनों ही इंडिया में है। जो गुल्ला मंदाता है ये इसकी कितनी है 7728 मीटर, तो ये कहाँ पे है, नेपाल में है, नेपाल और इंडिया। ओके, तो ये सारी जो है माउंटेन पिक्स दी हुई है किसकी, हिमालय की, तो इनको याद रखना है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा और गुल्ला मंदाता, और इनकी हाइट और लगभग थोड़ा सा माइंड में रखना, उससे ऑप्शन से हो जाएगा। जैसे अभी हमने इसमें देखा अगर K2 का पता है मैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा किसकी होगी, K2 की होगी, तो उसी से हमारा आंसर सही हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड। जो वर्ल्ड मलेरिया डे है, विश्व मलेरिया दिवस है, वो कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 24 अप्रैल, 23 अप्रैल, तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को, ठीक है, कब मनाया जाता है 25 अप्रैल। और जो मलेरिया है वो किसकी वजह से होता है, ये होता है पैरासाइट की वजह से। जो मलेरिया है वो होता है पैरासाइट, ठीक है, पैरासाइट की वजह से होता है। और इसमें जो प्लास्मोडियम पैरासाइट है उसकी वजह से मलेरिया होता है। और जिसका जो कैरियर है वो कौन है, वो है जो एनोफ्लीज फीमेल मॉस्किटो होता है, मच्छर होता है, वो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, ये इसका क्या है कैरियर है, मतलब ये इसकी वजह से फैलाता है। ये एक जो पर्सन के हो रखा है उससे जो उसके दूसरे पर्सन पे बैठेगा तो उसको भी मलेरिया हो जाएगा। और इसने जो एलिमिनेशन का जो इंडिया ने टारगेट रखा है वो टारगेट क्या रखा है, वो रखा है 2030, ठीक है, जो एलिमिनेशन टारगेट रखा है मलेरिया को ख़त्म करने का वो रखा है 2030। और इसकी एक जो मेडिसिन होती है उसका नाम क्या है क्विनाइन, क्विनाइन ये क्या है, ये मलेरिया की मेडिसिन है, जो कि मेडिसिन, और ये कहाँ से मिलती है, ये मिलती है जो सिनकोना ट्री होता है उसके जो बार्क होती है, उसकी छाल होती है, उससे मिलती है, सिनकोना बार्क, सिनकोना बार्क से मिलती है ये में जो इसकी जो क्विनाइन है वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 7 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए ब्रिक एंड इट मूव्स थ्रू 5 मीटर देन व्हाट विल बी द वर्क डन। यदि एक ईंट पर 7 न्यूटन बल लगाया जाता है तो वह कितना शिफ्ट होती है, वह होती है मूव 5 मीटर तक चलती है, तो इसका पूरा किया गया कार्य होगा। तो वर्क डन क्या होता है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट देन जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को कहते हैं वर्क। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया वर्क डन। और इसकी जो है ऐसा यूनिट क्या होती है, वो होती है जूल, ठीक है। तो इसमें हमें फोर्स दिया हुआ है कितना 7 न्यूटन, तो 7 इंटू 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5, तो इसका क्या हो जाएगा 35 जूल हो जाएगा आंसर। जो वर्क है कितना होगा 35 जूल, इसका आंसर क्या है सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये है द फेमस म्यूजिशियन आर के बीजापुर इज़ एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो आर के बीजापुर है वो कौन से संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? पखावज, सरोद, हारमोनियम, तबला। तो ये क्या बजाते हैं? ये बजाते हैं हारमोनियम। क्या बजाते हैं? हारमोनियम। और अगर हारमोनियम का एक और देखें तो उनका नाम क्या है? तुलसीदास बोरकर। तुलसीदास बोराकर। और इनको पद्मश्री दिया गया है 2016 में। पद्मश्री दिया है 2016 के अंदर। और एक इनका नाम अभी क्या है? अभी पढ़ा हमने आर के बीजापुर और तुलसीदास बोराकर। इन दोनों को याद रखना है, ठीक है। पखावज की हम देखें अगर तो जो पखावज है इसके अगर देखें तो इनके नाम क्या है पखावज के? एक तो है पंडित भवानी शंकर। पंडित भवानी शंकर। मैं इनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं के ज़्यादा बता रही हूँ, ठीक है, ताकि क्वेश्चंस वही बार बार जो है ये एक्सपोनेंट्स वही रिपीट होते हैं तो उनके पढ़ना ही ज़्यादा सही है मैं कि क्वेश्चंस भी इनका ही आता है। पंडित भवानी शंकर और तोताराम शर्मा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि भवानी ने किसके पंख काट दिए? पखावज को पंख कर लो। भवानी ने किसके पंख काटे? तोते के, ठीक है। तोते के पंख काट दी भवानी ने। इसके अलावा अगर हम सरोद के रिवाइज करें, सरोद, तो सरोद को हमने किससे रिलेट किया था? सरहद से। सरहद से रिलेट किया। और इसमें देखिए कौन कौन से एक्सपोनेंट्स हैं? अमजद अली खान। अमजद अली खान। तो अमजद से क्या हो जाएगा? झाड़। तो झाड़ कहाँ देखने को मिलते हैं? सरहद पे मिलते हैं। अमजद अली खान के अलावा अली अकबर खान। अली अकबर खान। तो अली अकबर खान से हम देखेंगे जो अखबार है, अकबर को पढ़ो अखबार। तो अखबार में हमें क्या मिलती है? अखबार में जो सरहद की क्या मिलेगी? सरहद की खबर, ठीक है। अखबार में हम क्या पढ़ते हैं? जो बाहर जो रह रहे हैं सरहद पे उनके नेटवर्क आते नहीं है कई बार, मोस्ट ऑफ यही होता है। तो उनकी अगर खबर देखनी है तो हम कहाँ से देखेंगे? अखबार में देखेंगे, ठीक है। राजीव, इसके अलावा क्या है? राजीव तारनाथ। राजीव तारनाथ, ठीक है। तारे देखो अगर तो सरहद पे क्या दिखेगा? रात में सिर्फ तारे ही दिखेंगे, लोग कम ही दिखेंगे, ठीक है। तो राजीव तारनाथ कर लिया। बुद्धा देव दास गुप्ता। बुद्धा देवदास गुप्ता। तो इसमें क्या करेंगे? जो बुद्धिमान होते हैं वो लोग क्या करेंगे? बुद्धिमान होते हैं वो क्या करेंगे? सरहद को पार कर लेंगे गुप्त तरीके से। गुप्ता को गुप्त कर लो, बुद्धा को बुद्धिमान, ठीक है। तो बुद्धिमान जो लोग हैं गुप्त तरीके से क्या करेंगे? गुप्त तरीके से सरहद पार कर लेंगे। इनको थोड़ा थोड़ा रिलेट करके करोगे तो ये दिमाग में रह जाएंगे, ठीक है। सरहद पार कर लेंगे। जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करेंगे? गुप्त तरीके से सरहद पार कर लेंगे। तो इससे हो गया बुद्धा देव दास गुप्ता। फिर हैं बहादुर खान। बहादुर खान। तो जो बहादुर हैं और जो बुद्धिमान हैं वही लोग क्या करेंगे? सरहद पे टिकेंगे, ठीक है। बहादुर टिकेंगे सरहद पे। इसके अलावा है विदुषी। विदुषी सारण राय। विदुषी सारण राय। एक है जरीन शर्मा। तो इनका कैसे याद रखेंगे? जो विदुषी मतलब जो बहादुर है वो क्या करेंगे? जरा ध्यान से पार करेंगे क्या? सरहद, ठीक है। जो बुद्धिमान, विदुषी मतलब होता है बुद्धिमान, ओके। बुद्धिमान जो है क्या करेंगे? ध्यान से सरहद पार करेंगे। ध्यान से सरहद पार करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? सरहद पार करेंगे। तो विदुषी से हो गया बुद्धिमान लोग, जरी से जरा, ठीक है। इसके अलावा एक और पूछा जाता है, उनका नाम है अलाउद्दीन खान। तो ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, ये अलाउद्दीन खान है। और अलाउद्दीन खान, अरे अलाउद्दीन क्या हो रहा है? अलाउद्दीन खान। तो ये अलाउद्दीन खान को कैसे करेंगे? यूँ याद कर लो, जो अलाउद्दीन खिलजी है वो सरहद पार करके आया था, तो ये भी सरहद पार करके आए।
ठीक है। तो सरोद से हमने क्या देखा, सरोद के हैं अमजद अली खान, अमजद अली खान से क्या है झाड़, झाड़ क्या होगा, झाड़ हमें मिलेंगे सरहद पे। अली अकबर खान, तो अखबार में जो सरहद की खबर है वो पढ़ सकते हैं। राजीव तारनाथ, तो तारे कहाँ देखने को मिलेंगे, रात में तारे दिखेंगे हमें सरहद पे खुले में। ठीक है। बुद्धा देवदास गुप्ता, तो बुद्धा देवदास गुप्ता में है बुद्ध, बुद्ध मीन्स बुद्धिमान, जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करेंगे, गुप्त तरीके से सरहद पार कर लेंगे। बहादुर खान, तो बहादुर खान और विदुषी और जरीन, तो जो बहादुर हैं और बुद्धिमान है वो क्या करेंगे, ध्यान से सरहद पार करेंगे। ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, जो बहादुर है वो लोग सरहद पे टिक पाएंगे, वरना कमज़ोर क्या होंगे, जो डरपोक है वो वैसे भाग जाएंगे। जो अलाउद्दीन खान है, अलाउद्दीन खान क्या आए थे, कहाँ से आए, सरहद पार करके, मतलब इंडिया की सरहद से, सीमा, सरहद क्या होती है सीमा, तो सीमा से बाहर से आए थे। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, इसमें क्या दिया हुआ था, तबला, तो तबला के भी रिवाइज कर लेते, तबला। ठीक है। तबला में क्या क्या है, इसको हमने ऐसे याद किया था कि अल्लाह जाने जाकिर ने तबला कहाँ रखा, तो अल्लाह जाने जाकिर ने तबला कहाँ रखा, तबला कहाँ रखा, तो उसको क्या बोला, सब्र कर, यहाँ पे लिख देती हूँ, सब्र कर किशन ढूंढ लेगा, क्या कर लेगा, किशन तबला ढूंढ लेगा। ठीक है। फिर क्या है, इसके अलावा हमने ऐसे याद किया था, तबले पे जब सपाट मारते हैं तो क्या आता है, बड़ा आनंद आता है। तबले पर सपाट मारने में, मतलब तबले को कैसे बजाते हैं, मार मार के उसको पीट के बजाते हैं, तो तबले पर सपाट मारने में अनोखा आनंद आता है, अनोखा आनंद आता है। ओके। तो इनको हम देखेंगे। अल्लाह, अल्लाह से क्या है, अल्लाह से है अल्लाह रखा, तो अल्लाह रखा से हो जाएगा अल्लाह जाने जाकिर, जाकिर से क्या हो जाएगा, जाकिर से है जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, जिनको 2023 में क्या दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया है 2023 में। ठीक है। तबला, तबला से तबला के हो जाएंगे ये एक्सपोनेंट्स। तो अल्लाह जाने जाकिर ने तबला कहाँ रखा, तो अल्लाह रखा, जाकिर ने, जाकिर से जाकिर हुसैन, सब्र से क्या हो जाएगा, साबिर खान हो जाएगा, साबिर खान, उस्ताद साबिर खान। किशन ढूंढ लेगा, तो किशन से हो जाएगा पंडित किशन महाराज, किशन, पंडित किशन महाराज। ठीक है। क्या करेंगे, अल्लाह जाने तबला, जाकिर ने तबला कहाँ रख दिया, तो वो बोल रहे हैं कि सब्र कर ले किशन ढूंढ देगा। फिर है तबले पर, तो तबले के वापस याद कर रहे हैं, इनको दो ट्रिक से जोड़ा है मैंने। ठीक है। तबले पर सपाट, तो सपाट से क्या हो जाएगा, साफत अहमद खान, साफत अहमद खान। ओके। साफत अहमद खान, तो सपाट मारने में अनोखा आनंद आता है, अनोखा से हो जाएगा अनोखे लाल मिश्रा, अनोखे लाल मिश्रा। आनंद आता है, आनंद से हो जाएगा आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, बंदोपाध्याय, कितना बड़ा नाम है, अरे यार मैंने क्या लिख दिया, बंदोपाध्याय लिख दिया, बंदोपाध्याय है इनका नाम। ठीक है। बंदोपाध्याय। ओके। ये हो गए तबले के। अल्लाह जाने जाकिर ने तबला कहाँ रखा, सब्र कर किशन ढूंढ लेगा, तबले पर सपाट मारने में अनोखा आनंद आता है। तो अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, साबिर खान, किशन महाराज, साफत अहमद खान, अनोखे लाल मिश्रा और आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्टर्न रेलवे जोन इज़ लोकेटेड एट, जो हेडक्वार्टर्स है इनका, जो ईस्टर्न जोन है वो कहाँ पे, इन ईस्टर्न जोन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है दुर्गापुर, पटना, कोलकाता, भुवनेश्वर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये कहाँ का पूछा है, ईस्टर्न रेलवे जोन पूछा है। तो ईस्टर्न जो रेलवे जोन है ऐसे, तो इस साइड के यहाँ का जो जोन पूछा है ईस्टर्न का, वो होगा कोलकाता। ठीक है। कहाँ पे होगा ये, इसका हेडक्वार्टर वो होगा कोलकाता में। तो ये है दिए गए जो रेलवे हैं, रेलवे बोर्ड के हेडक्वार्टर्स, इनको हम देख लेते हैं।
अगर नदर्न देखें तो नदर्न में क्या होगा, मेन जो नदर्न है हेडक्वार्टर वो कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है। फिर जो है जो नॉर्थ सेंट्रल है, ठीक है, इलाहाबाद को क्या कहते हैं, प्रयागराज कहते हैं। तो ये हो गया नॉर्थ सेंट्रल, ये हो गया नदर्न जो न्यू दिल्ली है। इसके बाद में जो नॉर्थ इधर क्या होगा, वेस्ट, ये वेस्ट है, नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। तो जो नॉर्थ वेस्ट है उसमें क्या होगा, उसका हेडक्वार्टर हो जाएगा कहाँ पे, जयपुर। और जो नॉर्थ ईस्टर्न है, नॉर्थ ईस्टर्न इधर, ये नॉर्थ और ईस्ट, तो इनके बीच का क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न। तो ये कहाँ पे है, ये है मालीगांव, ठीक है। मालीगांव जो कि कहाँ पे है, ये है गुवाहाटी में, गुवाहाटी। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है वो है गुवाहाटी में, और जो नॉर्थ सेंट्रल है वो कहाँ पे है, गोरखपुर, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न जो है ये गोरखपुर हो गया। इसके अलावा अगर वेस्टर्न देखें तो वेस्टर्न में हो जाएगा, वेस्टर्न कहाँ पे है, मुंबई सेंट्रल, ठीक है। मुंबई सेंट्रल जो है वहाँ पे है वेस्ट, जो रेलवे बोर्ड का जो वेस्टर्न है वो हेडक्वार्टर। और जो वेस्ट सेंट्रल है वो कहाँ पे, वो सेंटर मतलब ये क्या माना गया है, ये बीच का सेंटर बता रहे हैं इसलिए ये ऐसे डिनोट किया है। सेंट्रल में क्या होगा, सेंट्रल है जबलपुर में, ठीक है। सेंट्रल देखें, जो मेन सेंटर है वो कहाँ पे है, मुंबई, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, मुंबई में। और साउथ के अगर देखें तो साउथ में है एक सदर्न का, ये होगा चेन्नई। सदर्न सेंट्रल देखें अगर तो वो हो जाएगा सिकंदराबाद, ठीक है। और ये सदर्न और वेस्ट, तो सदर्न जो साउथ वेस्टर्न है वो देखें तो वो कहाँ पे है, वो है हुबली में, ठीक है। और इस साइड अगर साउथ ईस्ट के देखते हैं तो साउथ ईस्ट का जो है वो होगा कोलकाता, ठीक है। और जो साउथ ईस्ट सेंट्रल जो है वो होगा बिलासपुर में, ओके। अब हम देखें कहाँ के, ईस्ट के, तो ईस्टर्न में होगा, अभी जो हमने देखा वो क्या है, कोलकाता। और ईस्टर्न के जो सेंट्रल है वो होगा हाजीपुर, तो ये हमें याद रखने हैं, ओके। हाजीपुर हो जाएगा कहाँ का, ईस्टर्न का सेंट्रल। और ईस्टर्न का भी हमने देखा कोलकाता। मेन जो है नदर्न में है दिल्ली, सदर्न में है चेन्नई, ईस्टर्न में है कोलकाता और वेस्टर्न में है मुंबई। फिर इनके क्या हो जाएंगे, जो नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साउथ मतलब साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, तो वो कौन कौन से हैं, इधर है हुबली, इधर है जयपुर, इधर है गुवाहाटी, इधर है कोलकाता। तो ये कैसे हैं, जिस टाइप से एरियाज़ हैं वहीं पे इनके सारे हेडक्वार्टर्स, तो ये सारे हेडक्वार्टर याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द राइट टू इक्वलिटी। इनमें से जो समानता के अधिकार के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इट अबोलिशेज अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म, ये किसी भी रूप में अस्पृश्यता को समाप्त करता है, सही है ऑप्शन ये। तो इट प्रोहिबिट्स द स्टेट टू कन्फर एनी काइंड ऑफ टाइटल इंक्लूडिंग टाइटल्स इन मिलिट्री एंड एकेडमिक फील्ड्स, तो ये राज्य को सैन्य और शैक्षणिक क्षेत्रों में खिताब सहित किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान करने से रोकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है कि कहीं जो भी मतलब हमारी जो एजुकेशन से रिलेटेड और जो मिलिट्री से रिलेटेड है वो भी टाइटल्स ये क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, मतलब रोकता है, जबकि ये सही नहीं है। तो ये एक्सेप्शन में है टाइटल्स का, मतलब कोई भी पर्सन टाइटल नहीं ले सकता है, बट अगर एकेडमिक एजुकेशन से रिलेटेड और मिलिट्री से रिलेटेड है तो वो टाइटल उनको दिए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत, ठीक है। ये सही है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन मतलब आंसर तो हो ही गया, सेकंड होगा। बट थर्ड देख लेते हैं, राइट टू इक्वलिटी प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। जो समानता का अधिकार है वो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है, ये भी सही है। इट प्रोवाइड्स फॉर द इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट, वेल्स, बाथिंग गार्ड्स एंड प्लेस ऑफ वर्कशिप। तो इसमें है ये सार्वजनिक स्थानों जैसे दुकानों, होटलों, मनोरंजन के स्थानों को, स्नान घाटों और पूजा स्थलों तक समान पहुंच प्रदान करता है, ये भी सही है। जो कि किसके अंडर आता है, ये आता है राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। अगर हम राइट टू इक्वलिटी देखें तो वो कौन से आर्टिकल्स में है, राइट टू इक्वलिटी, तो राइट टू इक्वलिटी है 14 से लेके 18 तक, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक जो है वो दिए गए हैं राइट टू इक्वलिटी। 14 में क्या है, 14 आर्टिकल 14 में देखें तो इसमें दिया हुआ है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कि हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है यूके से, ब्रिटेन,
ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि लॉ के सामने सब समान है, कोई भी पर्सन ऊपर नीचे नहीं है। नो पर्सन इज अबव द लॉ, लॉ से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। नो पर्सन इज अबव द लॉ, लॉ से मतलब कानून के सामने सब समान है, और जो कानून है मतलब जो लॉज है वो सब पे सेम तरीके से अप्लाई होते हैं, ठीक है। फिर है इसमें एक तो ये है, एक इसमें है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और ये हमने कहाँ लिया है, कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है यूएसए से। इसमें क्या होता है, इसमें है कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं जो सिमिलर टाइप के हैं उन पे क्या होगा, सेम लॉ अप्लाइड होगा। तो इसमें होगा लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, ठीक है। सेम लॉ, अगर इसको पूरा देखें तो सेम लॉ शुड बी अप्लाइड टू ऑल सिमिलर situated individuals। ओके, नेक्स्ट देखें आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 15 में है कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। और किस किस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वो है रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर, रिलीजन एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इनके आधार पे किसी के साथ भी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्लेस ऑफ बर्थ, ओके। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जैसे जो भी मंदिर वगैरह में जाते हैं या फिर कोई वो घाट वगैरह पे, तो उनके साथ किसी के भी साथ ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। फिर है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या है, इक्वलिटी टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वलिटी टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उनमें इक्वली सबको ट्रीट किया जाएगा। इसमें क्या होगा, रिसीव इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट, रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें जो भी है मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ है जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, वो सबको इक्वली दी जाएगी। और इसमें एक एक्सेप्शन है, वो कौन सा है, 16 का 4, जिसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है रिजर्वेशन एंड प्रमोशन इन अपॉइंटमेंट, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, ठीक है। किसमें जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसमें प्रमोशन इन अपॉइंटमेंट्स। तो ये किसके लिए है, ये एक वॉयलेशन नहीं है, इसका जो राइट है, राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, इसका वॉयलेशन नहीं है। वो जो पिछड़े हुए हैं, ठीक है, उनको बराबर लाने के लिए ये किया गया है कि उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। आर्टिकल 17 देखें अगर, तो आर्टिकल 17 में क्या है, आर्टिकल 17 में है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी में क्या है, अस्पृश्यता को ख़त्म करना, अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 देखें, तो आर्टिकल 18 में क्या होगा, आर्टिकल 18 में है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। जैसे जो पहले जो देते थे महाराजा वगैरह, वो किसके टाइटल लेते, कोई जैसे एग्जांपल महाराजा, दीवान वगैरह, ये टाइटल नहीं ले सकता कोई भी, ठीक है। और इसमें जो एक्सेप्शन है वो है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है किससे रिलेटेड, एजुकेशन एंड मिलिट्री से रिलेटेड, एजुकेशन और जो मिलिट्री से रिलेटेड है, जैसे कैप्टन वगैरह ये जो लेते हैं, इनको जो मिलती है, जो पीएचडी करते हैं उनको डॉक्टर की जो मिलती है, ये सब अलाउ है, ठीक है। जो भी एजुकेशन और मिलिट्री से रिलेटेड है वो सारी अलाउज है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। जो भी ये पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके बारे में जो कोई कथन दिए गए हैं वो सही है या गलत है। तो स्टेटमेंट 1 है इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द आउटमोस्ट पी ऑर्बिटल। जो पी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स है उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पे एंटर करेगा, जो आउटरमोस्ट पी का जो ऑर्बिटल होगा उसके अंदर, ठीक है, पी ऑर्बिटल में एंटर करेगा। तो ये बताना है कि सही है या गलत। तो ये क्या है, सही है, ठीक है, ये भी सही है। और जो स्टेटमेंट बी है उसमें क्या, द नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स एग्जिस्ट ओनली इन द पी ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो नॉन मेटल्स मतलब ए धातु और जो मेटलॉइड्स मतलब उपधातु, जिसमें क्या होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के कैरेक्टर, दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये ओनली किस में प्रेजेंट होते हैं, पी ब्लॉक में होते हैं। तो ये भी सही है। अभी हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उससे पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट्स सही है। ओके, ये है पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो इसमें पीरियड्स क्या है, जो है हॉरिजॉन्टल रोज। तो इसमें कितनी है पीरियड्स हैं, इसमें 7। और जो ग्रुप है वो है वर्टिकल, जो कॉलम्स हैं वो कितने हो गए 18, 1 2 3 4 18 तक है, तो ये हो गए 18। और ये जो है 13 से लेके 18, इसको क्या कहेंगे, ये है पी ब्लॉक। ये जो 7 से लेके जो 12 तक है ये है डी ब्लॉक। ओके, और जो 1 से लेके 2 तक है ये है एस ब्लॉक, इसको क्या कहते हैं, एस ब्लॉक। और जो ये क्या है, लेंथोनॉइड सीरीज़ है और ये एक्टिनॉइड सीरीज़ है। यहाँ से 57 से ये लेंथोनॉइड है और 89 से एक्टिनॉइड, ठीक है। इसमें जो है पी ब्लॉक में ये बोरॉन से यहाँ से ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, इनको कहते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये जो है टेलुरियम, और ये एटी का क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, जो भी इसका देखने लगा, और टीएस। तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। इनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। और जो इधर वाले हैं, जो मेटलॉइड्स के दूसरी साइड, जो ये सी कार्बन, नाइट्रोजन वगैरह, ये सब क्या है, ये है नॉन मेटल्स, ठीक है। इसके अगर हम नाम देखें, यहाँ पे लिख देती हूँ। फर्स्ट जो है, फर्स्ट ग्रुप का नाम क्या है, फर्स्ट को हम कहेंगे एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स, ठीक है, एल्कली मेटल्स। सेकंड को कहेंगे हम एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। थर्ड जो है, थर्ड से लेके 12 तक क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, जो कि कौन सा है, ये है डी ब्लॉक, ट्रांजिशन मेटल्स हो गया। 13 क्या है, 13 यहाँ पे है हमारी, जो सबसे ऊपर होता है उसको वैसे कहते हैं जैसे बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, तो ये हो गया बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली, ठीक है। 14 है, 14 को कहेंगे निक्टोजेंस, मतलब जो कार्बन वाला है उसको कहेंगे निक्टोजेंस। 15 को कहेंगे हम कैल्कोजन, चैल्कोजन, ठीक है। 16 को, सॉरी मैंने ये 13 है ना, तो 13 बोरॉन फैमिली हो गया, 14 हो गया कार्बन फैमिली का, ठीक है, निक्टोजन। 15 का होता है, मैंने ये गलत लिखा दिया, ये है कार्बन फैमिली, 14 कार्बन फैमिली। जो 15 है उसको कहेंगे हम निक्टोजेंस, जो क्या है, जो नाइट्रोजन वाली है इसको कहेंगे हम निक्टोजेंस, निक्टोजन। 16 है, 16 को क्या कहेंगे, 16 को कहेंगे चैल्कोजेंस। 17 है, 17 को कहेंगे हम हेलोजेंस। और 18 हो गया हमारा जीरो ग्रुप और नोबल मेटल्स, या तो इसको कहते हैं जीरो ग्रुप या नोबल मेटल्स इसको कहते हैं। 18 जो ग्रुप है इसमें, ठीक है। ये जो है हीलियम, नियोन, आर्गन, इनको कहेंगे हम जीरो ग्रुप और नोबल मेटल्स। और जो हाइड्रोजन है इसको ग्रुप ए में नहीं माना जाता है, इसको ग्रुप A1 में माना जाता है, ठीक है, 1A में माना जाता है हाइड्रोजन को। इसका क्वेश्चन भी आया हुआ था कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट है जो ग्रुप्स में नहीं है, मतलब हटके उनसे ग्रुप से अलग है, तो ये A1A में माना जाता है इसको। इसके अंदर जैसे
पीरियोडिक टेबल में अगर साइज़ देखें एटॉमिक साइज़ तो वो कैसे इंक्रीज़ होता है, जो नीचे की साइड जाते हैं, जब डाउनवर्ड साइड जाते हैं तो उसमें इंक्रीज़ होता है। उसमें क्या होता है, शेल्स बढ़ती रहती है, ठीक है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन शेल है वो इंक्रीज़ होती है, उसकी वजह से साइज़ बढ़ेगी, क्योंकि जैसे ये हैं, ये जैसे ही न्यूक्लियर से जो दूर दूर जाएंगे जो इलेक्ट्रॉन, तो उनकी क्या होगी, न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा, तो वो साइज़ बढ़ती जाएगी। तो अपवर्ड से डाउनवर्ड देखें अगर, तो क्या होगा, एटॉमिक साइज़ बढ़ेगी, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगी, और जो मेटेलिक कैरेक्टर हैं वो भी इंक्रीज़ होंगे। मेटेलिक कैरेक्टर जो हैं वो भी क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। और जो लेफ़्ट से राइट अगर देखें तो लेफ़्ट से राइट में क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, क्योंकि इस साइड क्या होता है, साइज़ घटती है। तो जैसे ये है, इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इसी में एक और इलेक्ट्रॉन लगेगा, तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो साइज़ तो घटेगी और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ होगा। और अभी हमने जो देखा था यहाँ पे, जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक का क्या देखा था, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में एंटर करता है, पी ऑर्बिटल में एंटर करता है। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, 1s2 2s2 2p3, ये जो होता है ऐसे जो चलता जाता है, पूरा आपको याद नहीं करना है, बस एक नॉर्मली वैसे मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो इसका जो होता है, इसका पी ब्लॉक का क्या होता है, पी ब्लॉक का होता है NS2, मतलब N से जो 1 2 3 आते हैं वो NS2 NP16। तो लास्ट में क्या आ रहा है, पी ऑर्बिटल आ रहा है, और पी में कितने फील्ड होते हैं, 1 से लेके 6 तक होते हैं, ठीक है। ये 6 होगा, 2p6। तो यहाँ 1 से लेके 6 तक जो भी ऑर्बिटल हो, जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस में होंगे, लास्ट जो पी ब्लॉक है वो पी ऑर्बिटल में ही जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका हो गया पी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी नेम्ड इंडियाज़ फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को। जो इंडिया की फर्स्ट सिटी कौन सी है जिसको यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर नाम दिया है। यूनेस्को ने किस शहर को भारत का पहला साहित्य का शहर नामित किया है, साहित्य का शहर, ग्वालियर, कोलकाता, गुरुग्राम, कोझिकोड। तो इसका सही आंसर होगा कोझिकोड, जो कि कहाँ का है, यह है केरल, ठीक है, केरल की सिटी है कोझिकोड। तो इसको क्या नाम दिया है, सिटी ऑफ लिटरेचर। जो ग्वालियर है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिटी ऑफ म्यूजिक, जो कि कहाँ पे है, MP में है ये, और इसको क्या कहते हैं, सिटी ऑफ म्यूजिक, ठीक है। तो ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक कहते हैं और कोझिकोड को क्या कहते हैं, सिटी ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश, स्विम ऑन द बैक इन स्विमिंग। जो बैक स्विमिंग करते हैं उसको क्या कहते हैं तैराकी में, ठीक है, जो पीठ के बल, जो उल्टे लेट के करते हैं उसमें। ऑप्शन से बैक स्ट्रोक, स्ट्रीम लाइन, बटरफ्लाई स्ट्रोक, फ्री स्टाइल। तो इसका हो जाएगा बैक स्ट्रोक होगा, ठीक है। जो उल्टे, ये जैसे सीधा कर रहा है तो वैसे उल्टे लेट के जो करते हैं उनको कहते हैं बैक स्ट्रोक। और अगर इसकी और अगर टर्म्स देखें स्विमिंग की, तो उसमें क्या हो जाएगा, अप्रूव्ड मीट, ठीक है, अप्रूव्ड मीट मतलब जहाँ पे वो मिलते हैं, कारपूल, ड्राई लैंड, फॉल्स स्टार्ट, पैडल, पार्का, ठीक है, रिलेज, गन लैप्स और क्रॉल करना, जैसे वो क्रॉल करते हैं। और इसके अलावा जो है ये फ्री स्टाइल, मतलब अलग अलग स्टाइल में, बटरफ्लाई स्ट्रोक, स्ट्रीम लाइन, बैक स्ट्रोक, ये भी किसके हैं, ये स्विमिंग के ही हैं। और इसके अलावा जो क्या है, अप्रूव्ड मीट, कारपूल, ड्राई लैंड, फॉल्स स्टार्ट, पैडल, पार्का, रिलेज और गन लैप्स एंड क्रॉल। तो ये किसकी टर्म्स है, ये है स्विमिंग से रिलेटेड टर्म्स। अगर इनमें से कोई बाई चांस आ जाए तो थोड़ा बहुत ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल नोखाई ट्रेडिशनली एसोसिएटेड। जो नोखाई फेस्टिवल है वो कौन सा है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, फसलों का त्यौहार है। तो ये पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ होता है, मतलब ये कहाँ पे मनाया जाता है। ऑप्शन से उड़ीसा, नागालैंड, केरला, हिमाचल प्रदेश। तो ये मनाया जाता है कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर, ठीक है। जो नोखाई है वो कहाँ मनाया जाता है, वो मनाया जाता है उड़ीसा में। इसके अलावा जो भी उड़ीसा के जो फेस्टिवल्स हैं हम लोग वो भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। उड़ीसा में हम एक क्या करेंगे, ट्रिक से करेंगे। ट्रिक हमारी क्या है, वो है जगन्नाथ ने कितनी पूड़ी खाई, मतलब पूड़ी 6 खाई या 9 खाई, 6 खाई या
9 खाई। अब ये कौन बताए अपने को, ठीक है, ये कौन बोलेगा कि उसने कितनी पूड़ी खाई है, क्योंकि पूड़ी खा के ज़्यादा खाया तो कोई नहीं बोलेगा, ये कौन बोले। और एक और क्या अफवाह उड़ी है, अफवाह उड़ी है कलिंगा के राजा ने, कलिंगा के राजा क्या करके आए हैं, बेकाल से धनुष लाए हैं। बेकाल एक जो जगह है, बेकाल से धनुष लाए, ये किसने उड़ाई, ये किसने उड़ा दी कि जो कलिंगा के राजा हैं वो कहाँ से धनुष लाए हैं, बेकाल से धनुष लाए हैं, ठीक है। तो ये किसने उड़ा दी। जगन्नाथ ने कितनी पूड़ी खाई, जगन्नाथ ने पूड़ी 6 खाई या 9 खाई, ये कौन बोले। और जो कलिंगा के राजा है वो कहाँ से धनुष लाए हैं, बेकाल से धनुष लाए, ये किसने उड़ाई। तो जगन्नाथ से हो जाएगा हमारा जो फर्स्ट जो फेस्टिवल है वो क्या हो जाएगा, जगन्नाथ रथ यात्रा। जगन्नाथ रथ, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, रथ यात्रा, ये किससे हो गया, ये हो गया जगन्नाथ ने पूड़ी कितनी खाई, ठीक है। फिर है 6 खाई से हो जाएगा छऊ, छऊ। फिर 9 खाई से हो जाएगा, अभी जो हमने देखा 9 खाई फेस्टिवल, 9 खाई फेस्टिवल, ये क्या है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। और ये कब मनाया जाता है, 1 डे, एक सेकेंड सॉरी, 1 डे आफ्टर, किसके बाद में, गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के नेक्स्ट डे, एक दिन बाद में मनाया जाता है गणेश चतुर्थी, ठीक है। तो कितनी पूड़ी खाई, 6 खाई या 9 खाई, 6 से हो जाएगा 6 खाई से छऊ, 9 खाई से हो जाएगा 9 खाई, कौन बोले, ठीक है, कौन बोलेगा। तो कौन से हो जाएगा, कोणार्क डांस फेस्टिवल, कोणार्क डांस फेस्टिवल। और ये कितने दिन मनाया जाता है, ये 5 दिन मनाया जाता है, 5 डेज, ठीक है। बोले से हो जाएगा, कौन से हो गया, कोणार्क फेस्टिवल, बोले से हो जाएगा बलि तृतीया, बलि तृतीया। फिर क्या है, और कलिंगा के राजा ने, तो कलिंगा से हो जाएगा कलिंगा महोत्सव, कलिंग महोत्सव। कलिंगा के राजा, तो राजा से क्या है, राजा से है राजा परबा, और इसको क्या कहते हैं, मिथुन संक्रांति भी कहते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, राजा परबा और मिथुन संक्रांति कहते हैं इसको, ठीक है, नॉन एज मिथुन संक्रांति। ये किससे हो गया, ये हो गया राजा, राजा कलिंगा के राजा बेकाल से धनुष लाए, तो बेकाल से हो जाएगा नाबिल, जो नाबा केला बेरा है उसका नाम है नाबा केला बेरा, ठीक है, ये फेस्टिवल का नाम है। तो इसको किससे रिलेट करेंगे, बेकाल से, बेकाल से क्या हो गया, नाबा केला बेरा। फिर है धनुष, तो धनुष से हो जाएगा धनु यात्रा, धनु यात्रा, ये किसकी होती है यात्रा, ये होती है लॉर्ड कृष्णा की, ठीक है, लॉर्ड कृष्णा की होती है। और कहाँ पे होती है, ये होती है बारगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा के, वहाँ पे बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। धनु यात्रा होगी कि धनुष जो कलिंगा के जो राजा है वो कहाँ से धनुष लाए, बेकाल से धनुष लाए, ये किसने उड़ाई, उड़ाई से क्या हो जाएगा, उड़ीसा। तो उड़ीसा के फेस्टिवल है ये सारे, ठीक है। एक बार वापस हम रिपीट कर लेते हैं, जगन्नाथ ने पूड़ी 6 खाई या 9 खाई, ये कौन बोले। और कलिंगा के राजा बेकाल से धनुष लाए, ये किसने उड़ाई। तो जगन्नाथ से हो गया जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, पूड़ी से हो 6 खाई से हो गया छऊ, 9 खाई से हो गया 9 खाई, कौन से हो गया कोणार्क डांस फेस्टिवल, बोले से हो गया बलि तृतीया, कलिंगा से हो गया कलिंगा महोत्सव, राजा से राजा परबा जिसको मिथुन संक्रांति भी कहते हैं, बेकाल, बेकाल से हो गया नाबा केला बेरा, और धनुष लाए, धनुष से हो गया धनु यात्रा, ठीक है। और ये किसने उड़ाई, तो उड़ाई से हो गया उड़ीसा के जो भी फेस्टिवल हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट है द चोरी चोरा इंसिडेंट अकर्ड ऑन 1922, जो चोरी चोरा कांड हुआ था वो कौन सी डेट को हुआ था, 6 फरवरी, 4 फरवरी, 12 फरवरी, 10 फरवरी। तो ये कब हुआ, ये हुआ था 4 फरवरी को, ठीक है। जो 4 फरवरी है तब उस दिन यहाँ पे ये होगा कितना, 4 फरवरी को ये जो हुआ था चोरा चोरी इंसिडेंट, ये कहाँ पे हुआ था, जो चोरा चोरी इंसिडेंट है कहाँ का है, गोरखपुर का विलेज है, गोरखपुर में जो एक विलेज है चोरा चोरी, वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ। इसके अंदर हुआ क्या, इसके अंदर हुआ जो 22 पुलिसमैन थे वो मारे गए, किसमें, उन्होंने जो ये लोकल प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग,
उनको पुलिस ने रोका था, तो वो गुस्से में आके उन्होंने क्या कर दिया, जो पुलिस स्टेशन है उन्होंने उसमें आग लगा दी। ठीक है, लोकल प्रोटेस्टर्स सेट फायर इन द पुलिस स्टेशन। ठीक है, और ये कब, जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ था 1920 में, उस टाइम पे, उसके बाद में जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, उस टाइम पे ये हुआ था। और इसके बाद में जो गांधी जी ने क्या कर लिया था, गांधी जी ने विदड्रॉ कर लिया था जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको, विदड्रॉज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक सेकेंड, आगे जगह नहीं है ना, तो इधर ही लिख देती हूँ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 1920 में स्टार्ट किया गया था। और इसके जो रीजंस थे स्टार्ट करने के, वो अगर देखें तो क्या क्या थे। रॉलेट एक्ट जो आया था, ठीक है, ना अपील ना दलील वाला जो, और जो एक जलियांवाला कांड हत्याकांड हो गया था, उसकी वजह से भी, जो रॉलेट एक्ट है उसकी वजह से ये हुआ था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इनके बाद में जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद में जो गांधी जी ने उनके टाइटल्स वापस कर दिए थे, और इन्होंने क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, जिसके अंदर ये क्या कर रहे थे, जो भी फॉरेन गुड्स वगैरह है उनको बॉयकॉट कर रहे थे, टाइटल्स को बॉयकॉट कर रहे थे, और जो भी स्वदेशी जो है जो गुड्स वगैरह उनको अपना रहे थे। ठीक है, और ये जो 1920 में कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था कलकत्ता सेशन में। कलकत्ता में एक सेशन हुआ, उस टाइम पे ये जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गांधी जी ने। ठीक है, इसमें इनका ये था कि हिंसा नहीं करनी है, बट जब ये चोरा चोरी इंसिडेंट में हिंसा हुई तो इन्होंने क्या किया, उसको विदड्रॉ कर लिया, और मतलब जो उनको अरेस्ट भी कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, तो जेल हो गई थी गांधी जी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपिक्टेड इन द फिगर। जो फिगर में दिया गया है इसका IUPAC नेम क्या है। तो IUPAC नेम में क्या होता है, एक बार थोड़ा इधर है ना, ठीक है, मैं एक बार थोड़ा बता देती हूँ, उसके बाद इसका हम नाम देखेंगे। ठीक है, जो चेन्स होती है जो कार्बन की, उसमें अगर एक कार्बन है तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मिथ। ठीक है, मीथेन। एक का हो गया 1 कार्बन, तो ये क्या हो गया, मिथ, मतलब मीथेन का मिथ करेंगे। 2 कार्बन में हो जाएगा इथ। ठीक है, इथ। 3 कार्बन में हो जाएगा प्रोपेन। एक बार मैं पूरा लिख देती हूँ, तो इसका आगे का जो है ना हम वो यूज़ करेंगे किसमें, IUPAC नेम लिखने में। ठीक है, 4 कार्बन का क्या हो जाएगा, 3 से हो गया प्रोपेन, 4 से हो जाएगा ब्यूटेन, 5 से क्या हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, 6 से क्या हो जाएगा हेक्सेन। ये हो गए। 7 से हो जाएगा सेप्टेन ऐसे, और 8 से ऑक्टेन, ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है, तो मेन जो 6 तक है हेक्सेन तक, हेक्सेन से फिर क्या होगा, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा बेंजीन का। ठीक है, ये जो होता है ये, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेंजीन। इसमें जो हम लोग लिखते हैं उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें जो कार्बन की ये जो चेन्स होती है उसमें सबसे जो लॉन्गेस्ट चेन होती है, इसका फर्स्ट स्टेप यही होता है कि सबसे जो लॉन्गेस्ट चेन होती है वो हमें लेनी है। ठीक है, नेम लिखने के लिए सबसे लॉन्गेस्ट चेन ले ली। फिर हम क्या देखेंगे, सेकंड हम देखेंगे कि जो एल्केन है या एल्कीन है। एल्कीन क्या होता है, एल्काइन, एल्केन। एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इनको हम चेक करेंगे कि ये एल्काइन है या एल्केन है या एल्कीन है, ये चेक करके इसके बाद में जो हम नेमिंग करेंगे उसमें कुछ जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे एल्केन में तो हो गया जो सिंपली जो कार्बन के साथ जो H एटम जुड़ा हुआ है वो, एल्कीन में डबल बॉन्ड है। हेलो एल्किन्स में क्या होता है, हेलो में जो हेलोजन वाले जो थे, जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वगैरह, ये जुड़े हुए होते हैं कार्बन के साथ में। ठीक है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, जो उनका नेमिंग में जो लिखता है वो हेलो लिखा जाता है। ठीक है, एल्कोल्स में क्या लिखा जाता है, एल्कोल्स में लिखा जाता है ओल। ठीक है, ओल लिखा जाता है, और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। OH में जैसे ये है CH3 CH2 OH, तो इसमें क्या है, इसका लिखा हुआ है जो इथेनॉल है, इसको नाम है इथेनॉल। ठीक है, इथर्स में क्या होता है, इथर्स में होता है OR ग्रुप। ठीक है, OR में जो R पे जो जुड़े हुए होते हैं C वगैरह वो। एल्डिहाइड्स है, तो एल्डिहाइड्स में क्या हो गया COOH, तो इसमें CHO, तो एल्डिहाइड्स में क्या हो गया CHO, ये ऐसे ग्रुप होता है। तो ये इथेनॉल,
ठीक है। CH3CHO ये कौन सा हो गया, अल, इसमें अल बोला जाता है तो ये अल हो गया। और इत का मतलब 2 कार्बन है तो इसमें हो गया इथेनॉल। कीटोन्स में क्या होता है, CO, जो CO बॉन्ड होता है इसको लिखते हैं ओन, ठीक है। तो ये है CO बॉन्ड, ये कैसे बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH3। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे प्रोपेनॉन। प्रोपेन क्यों कि 3 कार्बन है और ये लॉन्गेस्ट चेन है इसकी, तो ये हो गया प्रोपेनॉन। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, COOH होगा, ये OH होगा यहाँ पे, ठीक है। तो COOH इसमें कहेंगे ओइक एसिड, जैसे ये है CH3COOH, ठीक है। तो ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है। और ये होगी जो कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे, इथेनोइक एसिड, ठीक है। जो NH है उसको कहेंगे अमीनो या अमीन, ठीक है, जिसमें NH का जो फंक्शनल ग्रुप है वो अमीन वाला वो ऐड होता है, ओके। इसके अंदर अब अगर हम देखें, मैंने ऐड नहीं किया क्या, अच्छा, तो इसमें जो है ये हमने देख ली। अब इसके हम देखते हैं इसका नाम। तो इसमें क्या है, एक जो साइक्लिक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ठीक है, ये हो गया साइक्लिक। तो इसको कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन का है तो इसको क्या कहेंगे हम, ये हो जाएगा हेक्सेन। और इसमें हम सबसे जो लॉन्ग चेन है उसको देखेंगे। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, CH3, और इधर CH3, तो यहाँ पे भी क्या होगा, कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा। तो 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो एक हो गया, इधर वाला क्या हो जाएगा, ये प्रोपेन का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीथेन का, ठीक है, क्योंकि इसमें एक है। तो इसको हम जो मीथेन और जो प्रोपेन लेते हैं इनको हम लेते हैं किसमें, अल्फ़ाबेटिकल अकॉर्डिंग लेते हैं। मतलब मीथेन का जो पहले आएगा मिथ, तो M पहले आ रहा है, P का जो अल्फ़ाबेटिकल में P बाद में आता है, तो हम पहले क्या लेंगे, मीथेन वाला। तो यहाँ से हमने इसकी नंबरिंग शुरू की 1 2 3। तो 3 पे जो है वो क्या होगा, प्रोपेन वाला स्टार्ट होगा, और 1 से हो रहा है मीथेन, तो इसको हम लिखेंगे 1 मिथाइल, ठीक है, 1 मिथाइल। 3 पे क्या है, 3 पे स्टार्ट हो रहा है प्रोपाइल, क्योंकि 1 ये 2 3, जो 3 कार्बन जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल। और ये क्या है, साइक्लिक जो है पूरा हेक्सेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो इसमें क्या है 1 मिथाइल, इसमें 4 वाला तो वैसे क्या हो गया 3 ये है 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम और देखें, जो जैसे ये कार्बन की मैं बना रही हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर बना रही हूँ, 1 2 3 4 हो गए, तो इसमें अगर 3 जोड़ दें, 3 हो गया। इसमें अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, क्लोरीन जोड़ दूँ, ठीक है, तो इसमें क्या हो, कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 होते हैं, जो कार्बन है उसमें कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, जो वो है 4, ठीक है। तो 4 जो बनेंगे तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, 1 2 3, इसमें एक की ज़रूरत है तो CH हो जाएगा। इसको हम अगर करें तो 1 2 3 4, ये इसकी लॉन्गेस्ट चेन होगी, 1 2 3 4। तो जो 2 पे है वो क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो, तो 2 क्लोरो, आगे क्या है 1 2 3 4 ब्यूटेन है, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, ये ऐसे इसका नाम लिखेंगे 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसी तरीके से जो जैसे अभी हमने जो देखा था, मान लो CH2 COOH, तो 1 2 3 हो गई जो कार्बन है, और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फंक्शनल ग्रुप पे जुड़ा हुआ है, तो इसका हम कैसे लिखते हैं, ओइक एसिड, ठीक है। तो 1 2 3 पे क्या है प्रोपाइल, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड लिखेंगे इसको। ये इस तरीके से नेमिंग चलता है, ओके। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है ATM बूथ्स कम अंडर विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो ATM बूथ्स है वो कौन से सेक्टर के अंदर आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इसमें है प्राइमरी सेक्टर, क्वार्टरनरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। तो इसके अंदर ये आएंगे किसमें, जो ATM बूथ्स है वो किस में आ जाएंगे, टर्शियरी सेक्टर में आ जाएंगे, ठीक है, टर्शियरी सेक्टर। इसके अगर हम लोग सेक्टर्स देखें तो ये प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर। इसके अलावा देखें तो फिशिंग वगैरह,
फिशिंग, डेयरी, जो डेयरी के प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो, फॉरेस्ट्री, ठीक है, जो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी होता है वो। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज डायरेक्टली यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। इसमें जो ये है हस्बेंड्री वगैरह, ठीक है, डेयरी एंड हस्बेंड्री वगैरह, फॉरेस्ट्री, फार्मिंग वगैरह, ये सारी किस में आती है, ये आती है प्राइमरी सेक्टर में। ये अगर हम सेकेंडरी सेक्टर देखें तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है मैन्युफैक्चरिंग मेन, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इसके अलावा जो माइनिंग वगैरह होती है, खनन वगैरह, वो भी किस में आते हैं, वो भी सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है, माइनिंग एंड क्वेरिंग। माइनिंग हो गया, क्वेरिंग हो गया, और जो इलेक्ट्रिसिटी गैस वगैरह होती है सारी, इससे रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रिसिटी गैस वगैरह, वाटर सप्लाई, ये सारे किस में आते हैं, ये आते हैं सारे जो सेकेंडरी सेक्टर है इकोनॉमी का उसमें। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन भी किस में आएगा, सेकेंडरी में ही आएगा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स कई बार पूछे जाते हैं कि ये कौन से सेक्टर में आ रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने पूछा तो एटीएम बूथ किस में आ रहे हैं, टर्सरी सेक्टर में आ रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग आएगा, माइनिंग आएगा, इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई वगैरह ये सारे आएंगे, और कंस्ट्रक्शन जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो ये भी किस में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, ओके। इसके अंदर क्या होता है, मतलब हम लोग लास्ट फिनिश गुड्स बनाते हैं, रॉ मटेरियल जो भी होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन में क्या है, लास्ट में जो फाइनल गुड क्या होगा, एक बिल्डिंग बनेगी, और वो बन किससे रही है, जो पत्थर वगैरह, सीमेंट वगैरह जो भी यूज़ कर रहे हैं हम, वाटर वगैरह, उनसे वो सारे क्या हो गए, रॉ मटेरियल हो गया, और इनसे फाइनली हमें जो फाइनल गुड मिलेगा, जैसे कोई बिल्डिंग तैयार होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो ये क्या है, ये है हमारा टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में क्या होता है, इसमें सर्विसेज होती है, तो इसको क्या कहते हैं, नॉन एज सर्विस सेक्टर ही कहते हैं, एक तरीके से सर्विस सेक्टर कहते हैं, सर्विस सेक्टर। और ये क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसमें ज़्यादातर बिजनेस प्रोडक्ट वगैरह आते हैं, तो इसमें एक आईटी सर्विसेज आ जाएगा, जो भी आईटी सर्विसेज, ट्रेड वगैरह की जो सर्विसेज होती है वो, जो हेल्थ एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं, एजुकेशनल, हेल्थ, और जो भी सारी जो सर्विसेज हैं वो सब किस में आती है, टर्शरी सेक्टर में आती है, ओके। और इसके अलावा अगर क्वार्टरनरी देखें, क्वार्टरनरी, तो क्वार्टरनरी में क्या होता है, जो भी रिसर्च वगैरह से शुरू जो रिलेटेड होता है, रिसर्च और जो नॉलेज स्किल्स होती है उन पे बेस्ड होता है ये, ठीक है, एंड ह्यूमन नॉलेज स्किल्स, ठीक है। इसमें मेन जो रिसर्च टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है वो होता है क्वार्टरनरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग लेक्स इज नॉन एज द ओनली फ्लोटिंग आइलैंड्स लेक इन इंडिया, जो निम्नलिखित झीलों में से किसे भारत में एकमात्र तैरती हुई द्वीप झील के रूप में जाना जाता है, कोलेरू, लोकटेक, पुलिकट, चिल्का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये है लोकटेक जो झील है, लोकटेक लेक, और ये कहाँ पे है, ये है मणिपुर में, ठीक है। इसके अलावा जो देखें हम तो कोलेरू कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट लेक, पुलिकट भी आंध्रा में है। चिल्का कहाँ पे है, ये है उड़ीसा में, ठीक है। तो ये सारी जो झील्स हैं क्या है, जो मेन इंपॉर्टेंट लेक्स वगैरह है वो भी हम अभी देखेंगे, और इसके एक बार देख लेते हैं। कोलेरू आंध्र प्रदेश में, लोकटेक जिसको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग आइलैंड कहते हैं, फ्लोटिंग आइलैंड लेक, और ये किस में है, मणिपुर में। पुलिकेट लेक किस में, आंध्र प्रदेश में। चिल्का कहाँ पे है, ये है उड़ीसा में। इसके अलावा जो ये मेन जो लेक्स है इंडिया की इंपॉर्टेंट उनको हम देखेंगे। जो वेम्बानंद लेक है वो किस में है, वो है केरला, ठीक है। चिल्का लेक ये हमने देख लिया उड़ीसा में। सांबर लेक राजस्थान में है। कोलेरू लेक ये भी देख लिया आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट लेक ये भी आंध्र प्रदेश में है। वुलर लेक कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। वुलर और डल तो ये दोनों किस में है, जम्मू कश्मीर में। लोकटेक लेक जो भी हमने देखी जिसको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग आइलैंड्स लेक कहते हैं, तो ये कहाँ पे है, ये मणिपुर में है। नागार्जुन सागर लेक जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जैसे आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना, तो ये दोनों में पड़ती है। भीमताल लेक जो है वो है उत्तराखंड में। पिछोला लेक ये भी राजस्थान में है, कहाँ पे, उदयपुर में, ठीक है। पुष्कर लेक ये भी राजस्थान में है।
अपर लेक जो इसको क्या कहते हैं, बड़ा तालाब, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, बड़ा तालाब कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश में है। रेणुका लेक है हिमाचल प्रदेश में, और जो नैनीताल लेक है, नैनीताल है उत्तराखंड में। ठीक है, तो भीमताल और नैनीताल दोनों कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। और जो बड़ा तालाब है वो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। तो इनको सबको याद रखना, ये सारे जो इंपॉर्टेंट है जिन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं मैंने सिर्फ वही बताई है। ठीक है, तो एक बार देख लेना सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया वॉज अफेक्टेड बाय द कूका मूवमेंट। जो कूका मूवमेंट है वो कौन से, इसमें जो भारत का कौन सा हिस्सा जो है वो कूका आंदोलन से प्रभावित हुआ था। पंजाब, झारखंड, बिहार, बंगाल। तो ये कूका में जो मूवमेंट है वो कहाँ पे हुआ था, वो होता पंजाब में। और ये कब हुआ, ये हुआ 1849 में। किसने, जो इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, मतलब किसने स्टार्ट किया था ये किया था बाबा राम सिंह। बाबा राम सिंह ने स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन शास्त्रा रामानुजन प्राइज 2023। शास्त्रा रामानुजन प्राइज जो 2023 का है वो किसने जीता है। जो रामानुजन है ये कौन थे, ये थे मैथमेटिशियन। ठीक है, मैथमेटिशियन थे ये। तो इन पे जो मैथमेटिक्स के अंदर ये प्राइज़ दिया जाता है। तो ऑप्शंस क्या है, रुइजियांग जैंग, यूइंग ट्वेंग टैंग, विल सवीन और चिनया जंगम। तो इसका सही आंसर होगा रुइजियांग जैंग, जिनको 2023 का शास्त्रा रामानुजन प्राइज़ दिया गया है। और यूइंग टैंग तांग का देखें तो इसको 2022 का दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चंस आज की इतना ही है। अब ये हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्टली फाउंड इन द अर्बन एरियाज। शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी सबसे अधिक पाई जाती है। इससे जो लास्ट लेक्चर 18 में हमने अनएम्प्लॉयमेंट के सारे टाइप्स देखे थे, तो आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मौसमी बेरोजगारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट चक्रीय बेरोजगारी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट खुली बेरोजगारी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट शिक्षित बेरोजगारी। तो इसमें से सही आंसर बताना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है, द कांग्रेस स्प्लिट टुक प्लेस इन। कांग्रेस में जो फूट पड़ गई थी, जो अलग अलग हो गए थे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में, वो कब हुआ। 908, 905, 907, 903। तो ये जो कांग्रेस में स्प्लिट कब हुआ था वो बताना है आपको। ओके, आज का लेक्चर हमारा यही फिनिश होता है। थैंक यू।